नमस्कार दोस्तों, आज है 21 मार्च। आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो देखते हैं। पहला है मिलर ओरे हाइपोथेसिस के लिए। ये क्या है? मिलर ओरे परिकल्पना। नाम ही है परिकल्पना। तो एक कल्पना की गई थी 1953 में। तो उसी चीज़ में आज अपडेट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन जाता है। तो अभी एक नई खोज हुई है माइक्रो लाइटनिंग को लेकर। तो इस देखते हैं इस हाइपोथेसिस के बारे में। तो नाम है मिलर ओरे। तो हुआ क्या था कि अगर सोचो एक इसका बैकग्राउंड कि अगर हम बिना बीज के, बिना मिट्टी के और बिना किसी चीज़ के अचानक क्या हो, ना हमारे पास बीज हो, ना मिट्टी हो, ना कोई चीज़ हो, अचानक हम पौधा उगा दें, ऐसा हो सकता है क्या? तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसी को लेकर क्या हुआ था, जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक कोशिश करी थी कि आखिर जीवन आया कैसे होगा। तो इसीलिए 1953 में एक परिकल्पना की थी। तो दो वैज्ञानिक हुआ करते थे, एक का नाम था स्टैनली मिलर, और दूसरे का नाम था हेराल्ड, जो हुआ करते थे हेराल्ड ओरे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, तो मिलर और ओरे ने प्रयोग किया, तो इसी का नाम बन गया हेराल्ड जो मिलर ओरे परिकल्पना। तो अब इसको देखते हैं क्या किया था। इन्होंने सोचा था कि पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे बना होगा। अब सोचो पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन कैसे बना होगा, और ये हमें भी जानने की उत्सुकता होती है। तो इन्होंने एक सीन क्रिएट करा, मतलब एक वातावरण बनाया। उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के वातावरण को एक लैब के रूप में रिक्रिएट करा। मतलब पृथ्वी के वातावरण को एक लैब में क्या किया, एक रिक्रिएट करने की कोशिश करी, दोबारा बनाने की। उन्होंने क्या किया, जो मीथेन होता है, मीथेन के साथ साथ अमोनिया होता है, और अमोनिया के साथ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ पानी, इन चार तत्वों को, मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन, ये वाले चार तत्वों को लेकर उन्होंने एक सीलबंद फ्लास्क में डाला। जैसे पानी रखते हैं वैसे ही सीलबंद एक फ्लास्क में डाला, क्योंकि मानना था कि शुरुआत में, इनका मानना था कि शुरुआत में केवल यही गैसें रहा करती होंगी पृथ्वी पे। तो NH3 वगैरह और H2 और H2O, ये गैसें उनका मानना था कि पृथ्वी पर रही होंगी। इन्हें उन्होंने एक फ्लास्क में, मान लो डब्बे में डाल दिया था। फिर उन्होंने बिजली के झटके दिए, इस फ्लास्कों को क्या दिया, बिजली के झटके दिए। अब बिजली के झटके दिए ताकि जो गरज वाली चमक है ना, चमक वाली बिजली, वो एक केमिकल के साथ रिएक्ट करे। क्योंकि सोचो क्या हुआ होगा, अगर इमेज से सोचो कि जब पृथ्वी बनी हुई होगी तो इस पर बहुत सारे बिजली कड़की होंगी, बहुत सारा बिजली गिरा भी होगा इन गैसों पे। तो वही चीज़ उन्होंने झटके दिए, जिन्हें कहा गया जो इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क दिए। अब वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के कारण कुछ चेंज आएगा कि नहीं केमिकल्स में, तो वही चीज़ करने की इन्होंने कोशिश की थी। नतीजा क्या निकला था कि जब फ्लास्क, मतलब एक हफ्ते बाद जब फ्लास्क खोला गया था, तो उसमें अमीनो एसिड पाए गए थे। तो अमीनो एसिड पाए जाते, और अमीनो एसिड तो हम पढ़ते ही हैं, प्रोटीन जब हमारे शरीर को खाते हैं तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में बदलता है, और यही हमारे शरीर के जो टिश्यू वगैरह उन्हें बनाने में मदद करता है। तो ये अनुमान लगाया गया कि ये बुनियादी अणु हैं जीवन के। तो ये कौन से बुनियादी जैविक अणु हैं जो जो शुरुआती जीवन है उसे संभव बनाया होगा। क्योंकि अगर इन गैसों से हम एमिनो एसिड बना पा रहे हैं, तो यही तो चाहिए होता है एक जीवन के लिए शुरुआती दौर में। तो ये था। अब फिर क्या हुआ, इस पे एक्सपेरिमेंट तब से हो ही रहे थे। तो एक तरीके से सोचो, इन्होंने मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया था लैब में। अब अभी वैज्ञानिकों ने एक नई खोज क्या की है, तो उन्होंने अध्ययन किया है कि जो बिजली उन्होंने डाली थी ना तेज़ तेज़, उसकी जगह असल में उस टाइम जब पृथ्वी बनी होगी माइक्रो लाइटनिंग को भी असर पड़ा होगा, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, तो उसे थोड़ा इन्होंने चेंज किया है। तो मिलर ओरे परिकल्पना हमने देखी 1953 में दिया गया था। ये सारी चीज़ें देखी इन्होंने, कौन कौन सी गैसें यूज़ किया था और क्या नतीजा निकला था। माइक्रो लाइटनिंग जो अभी नई खोज हुई है, इसमें यह कहा गया है कि छोटे बिजली के स्पार्क हुआ करते होंगे। मतलब इन्होंने तेज बिजली दी थी। अब जो वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं माइक्रो लाइटनिंग थी, मतलब छोटे बिजली के जो स्पार्क हुआ करते थे उनसे ये चीज़ें बनी होंगी। तो ये क्या करती हैं, छोटी बिजली की पानी की बूंदों को, मतलब आवेशित जल की बूंदों के पास आती हैं तो ये बनते हैं। तो जब आवेश होते हैं, जल की बूंदों के पास आते हैं कोई भी आवेश, तो ये माइक्रो
लाइटनिंग क्रिएट होती है। तो ये इन लोगों ने कहा है, मतलब ये केवल बिजली से ही संबंधित नहीं है, पानी के आसपास आवेश भी ये चीज़ें कर सकते हैं। तो नए अध्ययन में कहा है माइक्रो लाइटनिंग भी जैविक यौगिक बना सकते हैं, और इससे निष्कर्ष निकाला कि केवल बिजली की चमक ही नहीं बल्कि छोटे जो स्पार्क होते हैं उनका भी योगदान रहा होगा। तो ये हमने हाइपोथेसिस देख ली है, कौन सा, जो माइक्रो लाइटनिंग का आया है, ये नई रिसर्च आई है। तो अब क्वेश्चन है मिलर उरे परिकल्पना के बारे में। तो इसमें नॉर्मली रहेगा कि पूछा जाएगा क्या ये परिकल्पना किस चीज़ से जुड़ी है, पर्यावरण से, पृथ्वी की उत्पत्ति से, ऐसा करके। तो इसी के संबंध में ये क्वेश्चन है, तो ये देखना है आपको। अगला है आरबीआई को लेकर। तो आरबीआई ने एक रिपोर्ट निकाली है रेमिटेंस को लेकर, जैसे कि हम क्या कहते हैं, विप प्रेषण या प्रेषण जो होता है। तो रेमिटेंस क्या होता है, अब ऐसे सोचो कि हमारा कोई जानकार व्यक्ति है, वो कहाँ रहता है, या तो वो दुबई में रह रहा है या वो अमेरिका में चला गया है। अब लेकिन हर महीने वो घर में क्या भेजता है, घर में के लिए क्या भेज रहा है, पैसे भेज रहा है। अब पैसे भेज रहा है जिससे ही घर वालों का क्या हो रहा है, पूरा घर संभल रहा है। तो यही चीज़ जो होती है इसे ही कहते हैं रेमिटेंस। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है रेमिटेंस, वो व्यक्ति अपने घर पे जो रुपए भेजता है इसी को क्या कहते हैं, रेमिटेंस होता है। तो जब कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा होता है तो पैसा जो भेजेगा, तो ये 2023 में क्या हुआ था, हम दुनिया में सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्त करता है, क्योंकि भारत के लोग पूरे दुनिया में रहते हैं। तो यही चीज़ थी कि हमने 100 अरब डॉलर का जो निवेश था वो प्राप्त किया। निवेश का मतलब है जो रेमिटेंस है, निवेश तो नहीं, 100 अरब डॉलर का हमने क्या किया था, रेमिटेंस प्राप्त किया था। और भारत जैसे देशों के लिए रेमिटेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी और जो भारत में गरीबी है, जो मध्यमवर्गीय परिवार हैं, उन्हें सीधा रुपए मिलता है। और ये खासकर यूपी हुआ, बिहार हुआ, गुजरात हुआ, केरल है, इन वाले, पंजाब है, इन राज्यों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो हमने ये देखा। तो अभी रिपोर्ट क्या आई है कि आरबीआई ने कहा इसके लिए एक प्रिपरेशन मतलब रेमिटेंस से संबंधित एक छठे दौर के लिए आंकड़े जारी किए हैं। इसमें उन्होंने स्रोत, प्रवृत्तियाँ, मतलब इन पर रिपोर्ट निकाली है कि रेमिटेंस वगैरह के लिए। तो हमने ये समझ लिया रेमिटेंस क्या होता है, नगद या सामान के रूप में अपनी आय का कुछ हिस्सा परिवार को भेजा जाता है, रेमिटेंस। अब थोड़ा डाटा समझते हैं इसे। 1990 में 6.6 हुआ करता था, 24 में ये 18.5 मिलियन हो गया, मतलब 3 गुना जो भारतीय प्रवासी संख्या है वो बढ़ गई है विदेश में। अब संख्या अगर भारतीयों की बढ़ेगी तो रेमिटेंस भी बढ़ेगा। तो भारत सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में से है। कब से, वो भी 2008 से लगातार, अभी से नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि भारत की जो जनसंख्या है प्रवासी, वो पहले 6 मिलियन हुआ करती थी, 6-7 मिलियन, मतलब कह सकते हैं 60 लाख के आसपास, 6 मिलियन। अब हो गई है वो 18 के आसपास, मतलब 2 करोड़ के आसपास। क्योंकि अब ये इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारा रेमिटेंस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 2008 से हम टॉप देशों में से, मतलब टॉप हैं किस में, रेमिटेंस प्राप्त करने में। तो ये हमने देखा इसके बारे में। अब रेमिटेंस कितना हो गया है, तो मेन जो चीज़ है रेमिटेंस के लिए, तो हमने देखा था 100 बिलियन पार किया था पिछले वर्ष, 100 अरब डॉलर। अब 118.7 बिलियन रेमिटेंस 23-24 में आया, मतलब पिछले वर्ष में आया है। और ये 2010 में कितना हुआ करता था, 55 हुआ करता था। तो हम याद कर सकते हैं ठीक डबल सा हो गया है। तो 55 से हम पहुँच गए 118 पे, तो ये डबल हो गया है। तो रेमिटेंस हो गया है, लगभग 2 गुना की वृद्धि हुई है। और ये जीडीपी का रेमिटेंस 3% है, तो बहुत बड़ी मात्रा है ना। सोचो जीडीपी का 3% अगर रेमिटेंस हो तो ये बड़ी बात हो जाएगी। तो रेमिटेंस है। 40% जो स्रोत है वो कहाँ से आ रहा है रेमिटेंस, तो ये भी याद करना है। जो रेमिटेंस है वो खाड़ी देश मतलब यूएई और सऊदी अरेबिया प्रमुख योगदान करता है। उसके बाद विकसित देशों में अमेरिका, खाड़ी देश, ये सारे देश, मतलब अमेरिका और खाड़ी देश यही मेन है। तो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से आने वाला रेमिटेंस ज़्यादा रहता है, और फिर यूएई और सऊदी अरेबिया तो है ही है। तो ये वाली चीज़ हमने देखी। अब भारत के व्यापारिक घाटा, जो हमें व्यापार का घाटा होता है क्या, 42% वित्त पोषण रेमिटेंस से हो जाता है। तो मतलब हम कह रहे हैं कि घाटा का 42% जो है वो रेमिटेंस से तब भी कम हो जाता है, मतलब अच्छी चीज़ है ये। तो एफडीआई से अधिक बना हुआ है, मतलब जितना भारत में निवेश होता है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ रेमिटेंस आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव सी हैं। अब रेमिटेंस से संबंधित जब हम मेंस वगैरह में पढ़ते हैं तो एक हवाला सिस्टम और चर्चा में रहता है।
कि लोग आजकल मतलब टैक्स से बचने के लिए और इन चीज़ों से बचने के लिए हवाला यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं तो थोड़ी वो होता है। तो हवाला से करके जो कुछ कुछ एक इशू आता है कि लोग क्या करते हैं कि ब्लैक मनी के रूप में या टैक्स बचाने के लिए इन इलीगल माध्यम का यूज़ करते हैं। हालांकि जब से डिजिटलाइजेशन बढ़ा है तब से लोग ऐसे फ़ोन पे वगैरह मतलब जो चलते हैं और इंटरनेशनल जो होते हैं, जैसे पेपैल चलता है, तो ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये भी चीज़ हमने देख ली इसके बारे में। तो भारत सबसे बड़ा, एक दो चीज़ें याद रखनी है क्या, भारत सबसे बड़ा रेमिटेंस वाला है। सबसे बड़ा जहाँ आता है केरल में कितना आता है, 35% केरल में ही आ जाता है। तो महाराष्ट्र हुआ और केरल हुआ, यही दो सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्त करता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, मतलब के सबसे ज़्यादा गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया और केरल वाला एरिया, उसके बाद तमिलनाडु, ये टॉप वाले देश हैं। तो ये याद रखना, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और ये सबसे टॉप है। केरल में तो 35% जो परिवार हैं वो विदेशी आय उनकी रेमिटेंस से ही होती है, मतलब जो आता है 35% केरल के लोगों का। तो वहाँ पर मतलब ज़्यादातर लोग बाहर हैं। अब ये क्वेश्चन इससे संबंधित है। अगला आर्टिकल है हमारा मनरेगा को लेकर। तो ये अच्छी न्यूज़ है इसमें कि मनरेगा में बताया गया है कि रोजगार सृजन में 82% वृद्धि हुई है जब से मनरेगा स्टार्ट हुआ है। तो ये याद रखना है कि मनरेगा के बारे में, तो मनरेगा के आने के बाद 82 हुआ है पिछले एक दशक की तुलना में। तो ये चीज़ याद रखना, 99.49 आधार सीडिंग हुई है, मतलब सक्रिय श्रमिक हैं जो जुड़े हुए हैं जो मनरेगा से। तो ये वाली चीज़, तो मनरेगा में कितना वृद्धि हुई है रोजगार की, 82% की वृद्धि हुई है। अब मनरेगा के बारे में देखते हैं। तो पहले नरेगा हुआ करता था, फिर महात्मा गांधी नाम जुड़ गया, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नाम भी याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी देता ही है, मतलब अगर मांगोगे तो रोजगार मिलेगा इसमें, क्योंकि गारंटी है कि 100 दिन का तो देना ही पड़ेगा सरकार को। तो कब हुआ था स्टार्ट, 2005 में अधिनियम आया था, 6 में ये लागू हुआ था। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण परिवार को, ऐसा नहीं है व्यक्ति को अलग अलग, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की गारंटी रोजगार मिलेगा। अब परिवार में मान लो 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, तो उन्हें टोटल मिला के कितना 100 रुपये के मतलब 100 दिन के आसपास मिलना चाहिए। तो और कैसे श्रमिक होते हैं इसमें, कुशल की अकुशल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अकुशल श्रमिकों को मिलता है, स्किल वाले नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है मजदूरी वाले ही तो होते हैं। तो अकुशल जो श्रमिक होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, तो ये वाली चीज़ें। लाभार्थी 18 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 18 से कम होगा तो आर्टिकल 24 का उल्लंघन हो जाएगा, मतलब बाल मजदूरी हो जाएगी। तो 18 से अधिक उम्र के परिवार के सभी सदस्य, कवरेज पूरे भारत में होता है 100%, शहरी जिलों को छोड़कर, मतलब ऐसे जिले जो पूरी तरह शहरी हैं उन्हें छोड़कर लगभग पूरे भारत में इसका कवरेज है। जो मजदूरी निर्धारण होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि श्रमिक मतलब CPI-AL के आधार पर ये निर्धारित की जाती है। तो इसकी जो मजदूरी है अभी शायद 202 रुपये है, तो वो जो मजदूरी तय की जाती है वो कितना है, कैसे की जाती है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और कृषि श्रमिक के आधार पर, एक मतलब एक तरीके से इससे निकाला जाता है, फॉर्मूला है CPI, जो उपभोक्ताओं का मूल्य का सूचकांक और श्रमिक वाला जो है, इनके आधार पर ये निकाला जाता है। तो मनरेगा की उपलब्धियाँ क्या रही हैं 13 से लेकर अभी तक। एक दो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में इसे हम समझ सकते हैं कि 2013 में 48% महिलाएं काम करती थी, अब 58% कर रही हैं। साथ ही जल संकट क्षेत्रों में सुधार हुआ है, मतलब 35% जल संकट ब्लॉक में कमी आई है, क्योंकि जहां मनरेगा वगैरह चलेगा वहां पे जल का संकट कम होगा, क्योंकि योजनाएं चलेंगी। ऐसे ही अमृत सरोवर जो योजना चली थी सरकार की, उसमें पहले चरण में 68,000 अमृत सरोवर का गाँव में निर्माण किया गया। तो ये मनरेगा ही के तो श्रमिकों ने किया है, तो इससे गाँव में जल संरक्षण भी हुआ, ग्रामीण विकास भी हो गया। व्यक्तिगत संपत्तियों का निर्माण हुआ है, कृषि भूमि, चरगाहे, अब ये चीज़ें निर्मित हुई हैं ना, क्योंकि जो मजदूर हुआ करते थे उन्हें काम पे लगाया तो कुएँ बने, चरागाह बने, तो ये सारी चीज़। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको। अगला है बुलर झील को लेकर। तो बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, पहला तो यही याद करना है क्या है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है ये, और जो भारत की सबसे बड़ी झील है, मतलब किसमें, मीठे पानी में। और पर इसमें अभी क्यों हम आज पढ़ रहे हैं, तो इसमें गाद का भराव हो रहा है। तो जो झील है, झील वाले एरिया में क्या हो रहा है, गाद भर रहा है, मतलब उसका जो गहराई है वो कैसी हो रही है, गहराई कम होती चली जा रही। तो गहराई कम होगी, इससे क्या हो जाएगी, बाढ़ का खतरा बढ़ेगा ना, अगर गाद जमा हो जाती है तो बाढ़ का
खतरा बढ़ता है। बुलर झील के बारे में देखें तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। श्रीनगर के थोड़ा उत्तर दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, मतलब श्रीनगर नीचे की तरफ है और थोड़ा ऊपर की तरफ ये दिखेगा। और यहाँ पे जो पर्वत की तलहटी में स्थित है, कौन सा पर्वत है पास में, तो हरमुख माउंटेन है। पास में कौन सा, हरमुख माउंटेन है। जल स्रोत क्या है, झेलम नदी से जल इसे प्राप्त होता है। तो अभी हम मैपिंग में देखते हैं कि झेलम नदी इससे होकर ऐसे गुजरती है, तो झेलम नदी से ये जल प्राप्त करता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की है और ये आयतन के अनुसार भी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आयतन के अनुसार कौन सी है, रूस की बैकाल झील है। पर भारत की कौन सी है, ये वह है। निर्माण कैसे हुआ था इसका, तो टेक्टोनिक गतिविधि, क्योंकि हिमालय बना था ना, तो टेक्टोनिक गतिविधि हुई थी, उसके कारण इसका निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में इसे, मतलब प्राचीन में इसे सतीसर झील का अवशेष माना जाता है। मतलब इसे प्राचीन सतीसर एक झील हुआ करती थी यहाँ पे, तो उसी को माना जाता है। वो झील खत्म हो गई और ये झील निर्मित हुई है, वहाँ पे बची है, तो अवशेष माना जाता है किसका, सतीसर झील का। तो एक दो पॉइंट हमने क्या देखे, ये सतीसर झील जैसे आई ये वाला। अब थोड़ा मैपिंग देखते हैं। तो पहले इस इमेज में देखते हैं, ये है बुलर झील, ये कौन सा है, बुलर झील। नीचे है डल झील। उसके बाद ये जो थोड़ा डार्क में दिख रहा है, ये वो झीलें हैं जो सॉल्ट वाटर वाली हैं या ब्रैकिश वाटर वाली झील हैं, जैसे कि पैगोंग सो लेक। अब नाम देख के लगेगा और एरिया देख के लगेगा, मतलब ये तो हिमालय का है, तो यहाँ मीठे पानी की झील होनी चाहिए, पर पैगोंग सो लेक कैसी है, सॉल्ट वाटर है, ब्रैक, तो ये है। ऐसे ही सामर लेक, चिल्का, लूनार लेक है और बेम्बनाद, ये सब कैसी हैं, सॉल्ट वाटर है। पर अभी तो हमें बुलर पढ़ना है, तो हमने बुलर की लोकेशन देख ली है। अब बुलर की लोकेशन देखते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है ऐसे करके, तो ये जम्मू कश्मीर का मैप है। अब जम्मू कश्मीर के मैप में बुलर झील ये रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये नदी वाला क्षेत्र है, तो यही नदी है झेलम नदी, जो यहाँ से होते हुए श्रीनगर, अब श्रीनगर कौन सी झील के आसपास स्थित है, डल झील के आसपास, तो श्रीनगर के पास डल झील, वहाँ से होते हुए बुलर लेक से होते हुए ये बहती है झेलम नदी ऐसे करके, और इधर पाकिस्तान में मिल जाती है। तो क्या समझ में आया, झेलम नदी इधर से निकल रही है और झेलम नदी होते हुए कौन सा है, ये श्रीनगर, श्रीनगर से होते हुए जाती है, श्रीनगर पर डल झील है, तो उसके पास से होते बुलर झील को पानी देते हुए ये जाएगी, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है झील, मतलब नदी, झेलम नदी। उसके बाद ये पाकिस्तान में मिल जाती है। तो हमने लोकेशन देखी इसकी, किसकी, बुलर झील की। अब बुलर झील के बारे में थोड़ा देखते हैं और झेलम नदी के बारे में। तो बुलर तो देख लिया, झेलम नदी जो जा रही है, झेलम नदी अनंतनाग के वीरनाग स्रोत से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, अनंतनाग के आसपास से, श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में ये प्रवेश करती है। तो श्रीनगर हमने देखा था और बुलर झील से होते हुए, क्योंकि श्रीनगर नीचे था, उसके बाद बुलर झील पड़ेगी और उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। मुख्य जो इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब ये पहले तो जब पाकिस्तान में ट्रिम्बू करके है, ट्रिम्बू के पास चिनाव नदी में मिल जाती है, क्योंकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक कौन सी है, चिनाव नदी। अब बात करें इसकी मुख्य सहायक नदियों की, तो किशन गंगा जो है वो इसकी मुख्य, किशन गंगा और कुनहार करके मुख्य सहायक नदियाँ। तो झेलम की कौन सी है एक जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो किशन गंगा या जिसे नीलम भी कहते हैं, और कुनहार करके या कुनरा करके, तो ये है एक। उसके बाद ये MCQ है। तो बुलर झील के बारे में हमने देखा, कश्मीर में ये कैसी है, यहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है। उसके बाद जैव विविधता वगैरह के लिए तो होता ही है, यहाँ कई सारे जीव पाए जाते हैं। और ऐतिहासिक क्या है, झील के भीतर एक जैना लंका, एक कृत्रिम द्वीप है, मतलब पूरी तरफ झील है और उसके बीच में एक आइलैंड है, और उसी का नाम क्या रखा गया है, जैना लंका। तो लंका देख के ये लगेगा कि ये शायद साउथ वगैरह में कहीं ना हो या श्रीलंका में, तो जैना लंका पूछ लेगा ये क्या है, एक आइलैंड है, कृत्रिम द्वीप है। तो ये वाली चीज़ जैसे किसने बनाया था, जैना, तो जैनो लावेदीन जो कश्मीर का अकबर कहते हैं, तो उन्होंने ही इसका निर्माण कराया था। तो ये देखा हमने, इससे संबंधित ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगला देखें, मणिपुर में मार, और उसके बाद है हमार या मार, इसे पढ़ लेना है, हमार या मार और जोगी जनजातियों के बीच शांति बहाल हुई है। अब हम कई सालों से देखते हैं कि मणिपुर में हिंसा काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो मणिपुर में हिंसा है, वहाँ पे क्या हुआ है, मणिपुर के चुरांदा जो है चुरा चांदपुर ज़िले में झड़प हुई थी, उसमें ये मार जनजाति और जोमी जनजाति आपस में लड़ गई थी। अब उन्हें शांति करवा दी गई है।
तो इनके बारे में देख लेते हैं। मेन जो क्वेश्चन आएगा वो तो यही आएगा कि इन दोनों जनजाति के बारे में। तो जनजाति क्या है, सबसे पहले जोमी जनजाति। तो जोमी का अर्थ जू होता है। कुकी चिन भाषा परिवार के ये बोली बोलते हैं। तो जोमी जो होते हैं वो कुकी जनजाति होती है उसके परिवार की भाषा बोलते हैं। ये कौन से हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर एरिया में जोमी पाए जाते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम वगैरह में सारे एरिया में पाए जाते हैं। इनका मूल क्या है, वही पर्वतीय एरिया इनका मूल है। त्यौहार वगैरह प्रकृति की पूजा करते हैं। जनजातियाँ ज़्यादातर क्या करती हैं, प्रकृति की पूजा करती हैं। चपचार कुट झूम खेती का ये लोग करते हैं। तो ये लोग जो झूम खेती करते हैं उसका नाम क्या है, चपचार कुट, और यही याद रखना है। तो अब ये किस जाति के लोग हैं, तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या है, ये ईसाई के हैं। तो ये इम्पोर्टेंट मतलब याद रखना है, ये ईसाई है। क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में क्या किया गया था, ईसाईकरण कर दिया गया था, इन्हें क्रिश्चियन बना दिया गया था। क्योंकि जनजातियाँ थी तो लाभ से या डरा के उन्हें जनजातियाँ बना दिया गया था। और ये कौन से हैं, तो जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ईसाई होते हैं। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। तो जो अंग्रेज़ लोग हुआ करते हैं इंग्लैंड वाले, वो कैसे होते हैं, वो प्रोटेस्टेंट ईसाई होते हैं। दो तरीके के ईसाई होते हैं। और बाकी में यूरोप के अन्य देशों में ज़्यादातर कौन से होते हैं, कैथोलिक होते हैं। तो इनमें जाना नहीं है, बस ये समझ लेना। जो होते हैं प्रोटेस्टेंट वो थोड़े अपडेटेड रहेंगे और कैथोलिक थोड़े पुराने विचार वाले होते हैं। जैसे अपने यहाँ होता है ना, वही चीज़ें। तो ये वाले जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट ईसाई होते हैं। कौन से, जोमी जनजाति के बारे में ये देखा हमने। इसके बाद जो मार जनजाति है इसके बारे में देखें। तो ये मार इन्हें भी कहते हैं। ये कुकी और मिजो जनजाति का ही ये हिस्सा है। छठी अनुसूची के अंतर्गत इनका संवैधानिक मान्यता है। तो कौन सी अनुसूची है, छठी। तो छठी अनुसूची याद कर लेना है जिसमें, और वितरण क्या है इनका, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में इनका वितरण मिल जाएगा। इसके साथ इनका मूल क्या होता है, तो ये मानते हैं, मतलब ये वो सिन लुंग से आए हैं, जो चीन में माना जाता है। मतलब लोकगीत जो इनके होते हैं तो उनमें जो लोग गाते हैं तो बताते हैं ये क्या है, कि ये आए थे सिन लुंग से। और सिन लुंग कहाँ है, चाइना के अंतर्गत है। तो ये याद कर सकते हैं कि ये चाइना की तरफ वाले हैं। कौन से, हमार। तो ये ऐसे हम कर लेंगे, ये हमार नाम है पर हमारे मतलब देश से नहीं है। मतलब अब तो हमारे ही हैं, पर पहले क्या हुआ करता था, इनका जो आगमन है वो बाहर से है। तो ये याद कर सकते। और इनकी भाषा कौन सी है, तो कुकी, यहीं पे एरिया में तो कुकी परिवार के ये बोले जाते हैं। तो ये वाली चीज़। बाकी इनका त्यौहार है सिकपुल रुओला करके है। अब देखते हैं मणिपुर वाले एरिया में। तो ये जो रेड दिख रहा है इसे ही कहते हैं कुकी लैंड। तो यहाँ पे कुकी और मैती दो लोग होते हैं, इनके बीच में हिंसा चलती रहती है हमेशा। कौन कौन से लोग हैं, एक हैं कुकी वाले और एक हैं मैतेई करके। तो इन लोगों के बीच हिंसा चलती है। जैसे हमने पहले एक वीडियो में काफ़ी डिटेल से देखा था, हम रिवाइज करते हैं इसे थोड़ा सा। तो एक है मैतेई जो कहलाते हैं। तो मैतेई जो लोग होते हैं, इन मैतेई सबसे बड़ा समूह है। मतलब मणिपुर में अगर संख्या देखें तो इसे हम थोड़ा एक बार रिवाइज करते हैं। अब देखते हैं इसे थोड़ा कैसे है। तो एक कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, मैतेई। मैतेई जो है वो संख्या में क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है। और ये रहते कौन से, इम्फाल घाटी में रहते हैं। तो ये जो इम्फाल घाटी दिख रही है यहाँ वाले एरिया में, जो पीला सा है ये वाला एरिया है। तो ये संख्या में कैसे हैं, ज़्यादा। और जो घाटी में रहते हैं वो रहते हैं इम्फाल में। इम्फाल में इनका बसाव ज़्यादा रहेगा। तो बसावट इनकी रहती है, बसाव। और ये एसटी का दर्जा मतलब ये चाहते हैं कि उन्हें एसटी का दर्जा मिल जाए। अब चाहते हैं मतलब ये अभी एसटी में नहीं आते हैं। तो इनकी चाहत क्या है, तो ये चाहते हैं कि एसटी में आ जाएं, पर अभी इन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला। इतना हमने समझा कौन से, मैतेई वाले के बारे में। फिर आते हैं कुकी जनजाति। तो कुकी जनजाति है, या कुकी जनजाति कहते हैं इन्हें। तो कुकी जनजाति है ये, और नागा जनजाति एक और है इनसे ही जुड़ी हुई, नागा जनजाति। तो मेन हमें कुकी अभी पढ़ना है। तो कुकी जनजाति ये पहाड़ी के इलाकों में रहते हैं। जो कुकी वाले हैं ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, और ये पहले से ही एसटी हैं। ये एसटी हैं पहले से ही। अब समझ में आया होगा, ये एसटी नहीं है तो इन्हें लाभ ज़्यादा मिल जाता है, इस वजह से ये टकराते रहते हैं। तो इन्हें ये डर होता है कि अगर मैतेई को एसटी मिल गया दर्जा, मैतेई संख्या में वैसे ही ज़्यादा है, और मैतेई को अगर एसटी का दर्जा मिल गया तो फिर इनका तो खतरा हो जाएगा। तो कुकी और इनके बीच हिंसा चलती रहती है। 2023 में क्या हुआ था, जब से ये हिंसा स्टार्ट हुई है 2023 में मणिपुर का जो हाई कोर्ट है, उसने कहा कि हम क्या करेंगे, जो
मैतेई हैं उन्हें एसटी का दर्जा दे देंगे। और इसके बाद कुकी ने विरोध किया और तब से ये हिंसा बढ़ रही है। अब मैतेई जो और कुकी आपस में लड़ रहे हैं और इसी वजह से तब से हज़ारों लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं यहाँ पे, और 60,000 लोग इस टाइम इस पर बेघर हो चुके हैं। थोड़ा अब संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। तो संवैधानिक प्रावधान क्या, आर्टिकल 342 जो है, तो आर्टिकल जो है वो 342, इसमें ही एसटी सूची जो रहेगी वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत है, पूछा जाए तो ये वाला। उसके बाद 371 आर्टिकल है। 371 का जो सी होता है वही बात कहता है जो मणिपुर का जो विशेष उपबंध है मणिपुर के लिए, वो 371 के सी में है, तो 371 का सी में रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें हमें देखनी है और ये इसके संबंध में क्वेश्चन कर लेना है। तो मेन है कुकी मैती के बारे में बताना है। अब मैतेई वाला में याद रखना है संख्या ज़्यादा है और एसटी का दर्जा इन्हें चाहते हैं, ये संख्या ज़्यादा है तब भी। और कुकी के साथ दिक्कत क्या है, एसटी मिला हुआ है पर संख्या में कम है, पहाड़ पर रहते हैं। अगला रिपोर्ट है एक मतलब न्यूज़ है कि स्टेट ऑफ क्लाइमेट जो रिपोर्ट आई है, तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट रिपोर्ट आई है, निकालता कौन है, पहली न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है WMO जो मौसम विज्ञान संगठन है वो निकालता है। इसमें ये कहा था बीते 8 लाख वर्षों में सबसे ज़्यादा इस टाइम ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर इस रिपोर्ट ने कहा है कि क्या कहा है कि पिछले 8 लाख वर्षों में, मतलब जब से जीवन ही स्टार्ट किया समझ सकते हैं, तब से ये रिकॉर्ड ग्रीन हाउस गैस है यहाँ पे। और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड की उच्चतम सांद्रता है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव तो 1850 के बाद दर्ज किए गए 10 सबसे गर्म वर्षों में से प्रत्येक पिछले 10 वर्षों का हिस्सा रहा है। मतलब जो 1850 के बाद जो 10 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं और वो सब गर्म वर्ष पिछले 10 वर्ष में ही है, मतलब पिछला कुछ समय सबसे गर्म रहा है। और 2024 में जलवायु परिवर्तन के कारण अभी और बढ़ रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा चरम घटनाएं हुई हैं। जैसे हम समझ भी सकते हैं, जैसे अभी कैलिफोर्निया में क्या हुआ था, तो कैलिफोर्निया में आगजनी हुई थी, कैलिफोर्निया में आग हुई थी। कई जगह बाढ़ की समस्या मिलती है, कई जगह कैसे मिलती है, चक्रवात की घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पे अभी देखा है इसमें। अगला क्रायोस्फीयर का संकट इससे आएगा। अब सोचो कि अब पर्यावरणीय जब भी कोई संकट आता है तो क्रायोस्फीयर आ ही जाता है। क्रायो का मतलब होता है माइनस टेम्परेचर, मतलब ठंडे की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सतह जब हम क्रायोस्फीयर कह रहे होंगे तो ध्रुवीय क्षेत्र आता है जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और कम से कम 2 साल के लिए तो हो ही नहीं चाहिए, मतलब बर्फ़ जमा। तो ऐसी एरिया जो बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है वही होता है क्रायोस्फीयर। अब कहाँ मिलेगा सोचो, बर्फ़ से ढका हर टाइम, तो वो ध्रुवीय क्षेत्र में ही मिलता है। अब चूँकि क्रायोस्फीयर पे संकट आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्म हो रही है वर्ष जो ग्रीन हाउस गैस से पृथ्वी, तो समुद्री जल स्तर बढ़ेगा और समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जो ज़मीन है वो कैसी हो जाएगी, वो कम होती चली जाएगी और पर्वत पे जो ग्लेशियर है वो कम हो जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें कि ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता है वो बढ़ रही है। अब इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। अगला न्यूज़ है अपलिंक पहल को लेकर। तो अपलिंक पहल क्या है, अपलिंक इनिशिएटिव की जलवायु परिवर्तन और नवाचार को इन्हें बढ़ावा देना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बस इतना याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अपलिंक इनिशिएटिव है। इसमें क्या किया गया है, मेनली जलवायु परिवर्तन और नवाचार को बढ़ावा देना, मतलब कार्बन उत्सर्जन में कटौती की बात की गई है अपलिंक पहल के अंतर्गत। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो ये याद रख लेना। बाकी DOIT करके और सेल फोर्स करके इसके सहयोगी रहे, मेन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और क्या करना है कि एक ऐसा उद्देश्य क्या है इसका, अर्ली स्टेज इनोवेशन करना है, प्रारंभिक चरण नवाचार। भी ये क्या उनसे नवाचार होते हैं, मतलब ऐसे हमें नवाचार को बढ़ावा देना है। इनका कहना है जो नवाचार ग्रीन हाउस गैस पर्यावरण को नुकसान पहुँचे वाले तत्वों को उत्सर्जित ही ना करें, मतलब शुरुआती चरण में ही रोक दिया जाए पर्यावरण खराब होना। तो ये सारी चीज़ें इसमें करनी है, जैसे नेट जीरो करना है, कार्बन उत्सर्जन को ख़त्म करना है, ये इसका काम रहेगा। अब इसमें के संबंध में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये रिपोर्ट कब स्टार्ट हुई थी, 2020 में। तो ये है। अगला है अश्विनी रडार, भारतीय वायुसेना के लिए। तो अश्विनी किसके लिए, सबसे पहले वायुसेना के लिए अश्विनी रडार। अब रक्षा मंत्रालय ने ये रडार अभी लॉन्च किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है भेल के साथ लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार अश्विनी की खरीद के लिए एक पूंजी अधिग्रहण के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो ये मेन है कि अश्विनी रडार के लिए। तो ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड
जो होता है एरे, ये होता है, ये शब्द क्या हुआ है कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे। तो ऐसे सोचो कि अगर हम कोई अपने आसपास क्या करते हैं कि हम एक कैमरा लगाते हैं कहीं से, तो कैमरा एक ही दिशा में तो देख सकता है, जिस दिशा में कैमरा का फेस होगा उस दिशा में कैमरा फ़ोटो ले रहा होगा। पर ये सोचो कि हम एक पूरे एरिया को देखना चाहते हैं। और समझने के लिए समझो, जब हम स्टेडियम में बैठे हों और स्टेडियम में मैच चल रहा हो तो हम एक टाइम पे एक बॉल ही तो देख पाते हैं। एक टाइम पे अगर बैठे हैं इंसान तो एक टाइम पे क्या देख पाएंगे, बॉल ही देख पाएंगे, मतलब एक ही नज़र जाएगी। पर सोचो हम एक ऐसा कैमरा यूज़ करें जिसमें स्टेडियम में हम चारों तरफ सब देख पाएँ, चारों तरफ के फील्डर देख पाएँ, बैटिंग बॉलिंग देख पाएँ, लोगों को देख पाएँ, सारी चीज़ें हो जाएँ एक साथ ही। तो ये कैसे हो सकता है, यही होता है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे के माध्यम से। ये करता क्या है, ये चारों दिशाओं में रडार, चूंकि रडार है तो ये चारों दिशाओं में सिग्नल भेजता है, तकनीक रडार की। तो कौन से सिग्नल भेजता है, ये रेडियो सिग्नल भेजता है। तो रेडियो सिग्नल जो भेजेगा और चारों दिशाओं में, तो उससे क्या हो जाएगा ये कि सब तरफ की सूचना एक साथ ले सकता है। तो ये याद रखना है बस इसके बारे में। इसके बाद है कि मुख्य विशेषताएं क्या है, सॉलिड स्टेट तकनीक पर आधारित है। अब ये अगर हम किस में लगाएंगे, जैसे कि जहाज़ों में लगा देंगे, मानव रहित यूएवी मतलब ड्रोन में लगा देंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह में, तो इससे हम पूरे एरिया को आसानी से देख पाएंगे। इसके संबंध में ये एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। अगला है स्क्वाड अलायंस के बारे में। तो स्क्वाड अलायंस, अब ये क्या है, जैसे क्वेड तो हम पढ़ते हैं, क्वेड, अब क्वेड की तरह ही एक और अलायंस है, इसका नाम है स्क्वाड अलायंस। फिलीपींस ने कहा है कि आप भी शामिल हो जाइए, क्यों, क्योंकि वही ये चाइना विरोधी ये अलायंस है। तो हमें फिलीपींस ने कहा है भारत भी इसमें शामिल हो जाए, तो इस वजह से ये भी चर्चा में आया है। तो इसके बारे में अगर देखें तो ये अनौपचारिक जो है मिनीलैटरल संगठन है। तो अनौपचारिक है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस है। अब चूंकि ये 3 सदस्य तो कैसे हैं, क्वेड के पहले से ही सदस्य हैं ये तीनों। तो अब फिलीपींस ने कहा है, फिलीपींस जो इसका एक अन्य सदस्य है, कि भारत भी इसमें शामिल हो जाए। उद्देश्य क्या है, वही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में आक्रामक गतिविधियों का सामना करना। अब समझ में आ रहा होगा किसकी आक्रामक गतिविधियाँ, चाइना की आक्रामक गतिविधियाँ, उनसे ही निपटना है। इसे समुद्र की सुरक्षा को बढ़ावा देना है, क्षेत्रीय स्थिरता इससे बनी रहे। अब क्वाड और स्क्वाड में अंतर क्या है, तो क्वाड के हम सदस्य हैं, भारत सदस्य है, इसमें केवल एक देश अलग है, फिलीपींस अलग है, बस इतना अंतर है स्क्वाड और क्वाड में। उसके बाद है ये, इसका लक्ष्य मेनली है चाइना को काउंटर करना। और भारत क्यों नहीं शामिल होता है इसमें स्क्वाड में अभी तक, क्योंकि अगर हम शामिल होंगे तो चाइना के साथ हमारा जो अभी टकराव है ज़्यादा बढ़ेगा। तो भारत इसका सदस्य अभी तो नहीं है, आगे का हो सकता है। अब इसका क्वाड का जो मेन है, तो हम कहते हैं कि मुक्त, स्वतंत्र और समावेशी इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देना, पर असल में टारगेट तो वही है कि चाइना को काउंटर करना है। तो ये चीज़ें याद रखना है। इसके संबंध में ये क्वेश्चन है। तो ये आज का हमारा जो था 21 मार्च के ये करेंट अफेयर्स थे।